बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 का पाठ 14 गोपी पढ़ने वाले हैं। यह एक कहानी है जिसको सावित्री परमार द्वारा लिखा गया है। इसमें परिश्रम की महत्ता, सहयोग और मानवता जैसे नैतिक गुणों का विकास इसका प्रमुख उद्देश्य है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान कराया गया है। तत्सम तद्भव शब्दों से भी परिचित कराया गया है। लंबी यात्रा से लौटी थी शिल्पा। पड़ोसन कांता ने घर की चाबी के साथ साथ डाक भी दी। ढेर सारे पत्र थे। शिल्पा धूप में कुर्सी लगाकर डाक लेकर बैठ गई। शांति से पढ़ने लगी। पत्र है ना, गुलाबी रंग का एक लिफाफा नज़र को बार बार बांधने लगा। शिल्पा एक लंबी छुट्टी के बाद जब घर आई तो उसने देखा कि उसके पड़ोसी ने उसको बहुत सारी डाकें मतलब पत्र दिए हैं। तो उसमें एक गुलाबी रंग का लिफाफा था। उसका ध्यान बार बार अपनी ओर खींच रहा था। उसने जब उसको खोल के देखा तो उसने हैरान मन से उन्होंने गुलाबी लिफाफा खोला। उसमें से शादी का एक निमंत्रण पत्र निकला। साथ ही धारीदार कॉपी के कागज पर लिखा था, परम आदरणीय गुरु दीदी, गोपी का प्रणाम। ये किसी गोपी का खत था जिसमें शिल्पा को दीदी कहा गया था और उसको सम्मान दिया गया था। उसको प्रणाम करते हुए पत्र में लिखा था, दीदी जी, जब आप पूरा पत्र पढ़ लेंगी तब शायद आपको अपना वह शिष्य गोपी याद आएगा जिसे गले तक डूबे अभावों के दलदल से निकालकर आपने अपनी ममता की छाया दी थी, प्यार और सहारा दिया था, साहस, प्रेम और सही दिशा का ज्ञान कराया था। मैं जब टूटकर बिखर जाने वाला था तब आप ही तो थीं जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे संभाला। यहाँ पर गोपी कहता है कि दीदी, जब मैं टूटकर बिखर जाने वाला था, मतलब आर्थिक रूप से मेरा परिवार बहुत कमज़ोर था और मैं अपनी पढ़ाई तक सही तरीके से ना कर पाने की स्थिति में आ गया था, तब आप ही ने मुझे संभाला था। आपने अपने शिष्य के सिर पर इस तरह आशीर्वाद का हाथ रखा कि मैं आपका पुत्र जैसा हो गया। आपने मुझे बहुत अपनत्व दिया। आज मैं जो कुछ हूँ वह आपके ही कारण दीदी जी। आपको मैंने जितना जाना समझा उस पर मुझे गर्व रहा, सदैव ही रहेगा। जहाँ एक ओर विद्यार्थियों के लिए आप अखरोट के समान कठोर थीं, वहीं दूसरी ओर ममतामयी नारी का कोमल हृदय आपके पास भरपूर था। उसने बताया कि जहाँ एक ओर आप छात्रों के लिए अनुशासन बनाए रखने के लिए एक कठोर नियमों का पालन कराती थी, वहीं आप दूसरी ओर एक माँ की भांति ममतामयी नारी का कोमल हृदय भी अपने पास रखती थी। आज मैं जीवन के संघर्षों को झेलने में थोड़ा सक्षम हो सका हूँ। उसने कहा कि आज मैं जीवन के संघर्षों को झेलने में मतलब कठिनाइयों को सहन करने में थोड़ा सा सक्षम हो गया हूँ। आप विश्वास करेंगी, मैंने जो भी नया कदम उठाया पहले आपको मन ही मन प्रणाम किया। और उन्होंने बताया कि मैंने जो भी कदम उठाया उसके पहले आपको मन ही मन पहले प्रणाम किया, आपको याद किया। दीदी जी, खुद पढ़ लिया 12वीं तक, यह आपको विदित ही है। वह कहता है गोपी अपने पत्र में कि मैंने 12वीं तक स्वयं भी पढ़ लिया, ये आपको पता ही है। उस समय आपका तबादला हो गया था और 12वीं के बाद ही आपका तबादला कहीं दूसरी जगह हो गया था, ट्रांसफ़र। जब आप दूर चली गई थी मैंने एक सूत मिल में नौकरी कर ली और आपके जाने के बाद मैंने एक सूती मिल फैक्ट्री में नौकरी कर ली। छोटे भाई को 10वीं तक पढ़ाया और उसे लोहे के पुर्जे बनाने वाले वर्कशॉप में काम दिला दिया और मैंने अपने छोटे भाई को भी उसके पैरों पर खड़ा करवा दिया। माँ तो पहले ही जर्जर हो गई थी। माँ जो थी मेरी वो पहले ही बहुत कमज़ोर हो गई थी। छोटे भाई की शादी के बाद वह जीवित नहीं रह सकी, परंतु हम दोनों भाइयों को 4 पैसे कमाते देखकर वह संतुष्ट होकर गईं। लेकिन हम दोनों भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा होते हुए देखकर वो संतुष्ट हो गई थी और उस संतुष्टि के बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। मैंने स्काउटिंग का प्रशिक्षण लेकर एक शिक्षण संस्था में नौकरी पा ली। अगले हफ्ते मेरा विवाह होने वाला है। गोपी कहता है कि मैं भी स्काउटिंग का प्रशिक्षण लेकर एक विद्यालय में नौकरी कर रहा हूँ और अगले महीने मेरा विवाह होने वाला है। आपके पास निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ। मेरी खुशियों का कोई अंत नहीं होगा दीदी जी, आपको इस शुभ अवसर पर पाकर और मेरे उस विवाह में आपको देखकर या आपको आशीर्वाद देने के लिए
आता हुआ जानकर मेरी खुशी का जो है वो कोई पारावार नहीं रहेगा, मैं बहुत खुश होऊंगा, है ना। आशा करता हूँ आप अवश्य दर्शन देंगी और अपने आशीर्वाद से हमें कृतार्थ करेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर आएंगी और हमें आशीर्वाद देंगी। सदैव की भांति आपका गोपी। ये उसने अपने पत्र में शिल्पा को लिखा। पत्र अंगुलियों में पत्ते सा कांपने लगा था। गोपी, जो शिल्पा थी वो जब पत्र पढ़ रही थी तो वो पत्र उसकी उंगलियों में कांपने लगा। उसने कहा गोपी। एक प्रश्न चिन्ह सा उसके दिमाग में आया। अचानक शिल्पा के सामने साकार हो उठा उसका विद्यालय और 12वीं कक्षा का बड़ा कक्ष। अचानक उसको याद आया जब वो 12वीं कक्षा में पढ़ाती थी और उस क्लास की शिक्षिका थी। कक्षा में बैठे 60 छात्र और उसकी कक्षा में लगभग 60 छात्र थे। सभी स्वच्छ, सलीकेदार, अनुशासित और पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले, बहुत ही होनहार और स्वच्छ, सलीकेदार, अनुशासित जीवन व्यतीत करने वाले तथा पढ़ने में रुचि रखने वाले छात्र थे उसकी कक्षा के। ज्यों ही प्रार्थना के बाद घंटा लगता वह अपनी पुस्तक और कक्षा डायरी लेकर कक्षा में पहुंच जाती। एक नज़र पूरी कक्षा पर डालकर हाजिरी लेती और तुरंत पढ़ाई आरंभ। खिड़की दरवाजे बंद कर लेती ताकि तल्लीनता भंग ना हो। जब कक्षा में हाजिरी वगैरह लेने के बाद शिल्पा अपनी कक्षा को पढ़ाना शुरू करती तो वो खिड़की और दरवाजे बंद कर देती जिससे बाहर का शोर बच्चों का ध्यान भंग ना कर पाए। ठीक है। उनकी कक्षा में सबसे पिछली कोने वाली सीट पर बैठता था गोपी। उनको याद आया कि उनकी कक्षा में सबसे पीछे कोने वाली सीट पर गोपी बैठता था। गोपी 1000 बार टोकने पर भी वह रबर के टायर वाली चप्पल पहनकर आता था। स्कूल पोशाक की सफ़ेद कमीज बिना ठीक धुले, बिना प्रेस लगे, एकदम पीली और चमड़े जैसी गुड़ी मुड़ी रहती थी। यही हाल खाकी पैंट का था। बिना प्रेस किए हुए एकदम पीली और चमड़े जैसी गुड़ी में रहती थी उसकी ड्रेस। किसकी? गोपी की। यही हाल उसकी खाकी पैंट का भी था। ना बालों में ढंग से तेल लगा कर आता था, ना ही उनमें कंघी करके आता था, ना ठीक तरह से नाखूनों की सफाई करता। कई बार संदेह होता कि ना मालूम वह प्रतिदिन स्नान करता भी या नहीं, और कई बार उसको देख के ये लगता कि क्या पता वो रोज स्नान करता भी है कि नहीं। रूखा उदास चेहरा, सोई सोई आँखें। उसका जो चेहरा था वो बहुत ही रूखा था। उसकी आंखें भी सोई सोई थीं। घिसटते से कदम, और कदम उसके घिसटते रहते, मतलब वो उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे उत्साह ही ना बचा हो, एकदम थका हारा सा दिखाई देता। पूरी कक्षा में वह दूर से ही दृष्टि में खींच और ऊब भर देता था। लेकिन आया था वह द्वितीय श्रेणी में 10वीं पास करके। उसको देखकर सभी के मन में उसके प्रति गुस्सा आ जाता था, लेकिन वो क्योंकि सेकंड डिवीजन पास हो गया था 10वीं में, इसलिए उसे बैठने और पढ़ने का भी अधिकार था। ठीक है। 20 वर्ष से वह 12वीं कक्षाएं लेती आई थी। जो शिल्पा थी वो पिछले 20 साल से 12वीं की क्लास पढ़ाती आ रही है। प्रतिवर्ष एक से बढ़कर एक सैकड़ों छात्र पढ़कर निकलते थे। वह कभी इतनी नहीं खींची किसी भी छात्र से जितना मन ही मन गोपी को देखकर ऊब उठती थी। वह किसी भी छात्र से इतनी नहीं खींची जितनी कि वह गोपी को देखकर मन ही मन उब जाती थी। प्रश्न गरीब अमीर बालकों का नहीं था। प्रश्न था गोपी के लापरवाह, बिखरे, उन्नीदे और कुछ अलसाए दुख का। उसके लापरवाहीपूर्ण रवैये का प्रश्न था उसके सामने कि वो इस तरह क्यों बना रहता है। इसी कारण उसको गोपी पर गुस्सा आता था। कई बार अकेले में, कई बार प्रार्थना से पहले और कई बार भरी कक्षा में उसे समझा चुकी थी। उसकी ये सारी कमियां दिखा दिखा कर क्रोधित भी खूब होती रहती थी। उसकी जो कमियां थीं उसको देखकर वो बहुत क्रोधित भी हो जाया करती थी। पूरी कक्षा के सामने उसे कई बार लज्जित भी किया गया। कई बार गोपी को डांट भी खानी पड़ी पूरी क्लास के सामने, और उससे उसको शर्मिंदा भी होना पड़ा। लेकिन वह चुपचाप सिर झुकाए बस सुनता ही रहता। लेकिन अपनी इस इंसल्ट को वो चुपचाप सुनता रहता, ना कोई सफाई देता, ना आगे से ठीक रहने का प्रण करता, ना वो इस तरह क्यों बन गया था इस चीज़ का कोई कारण बताता, ना ही आगे से सही तरीके से आने का वादा ही करता, है ना। ज़्यादा क्रोध बढ़ने पर उसे कक्षा से ही बाहर कई बार निकाला गया। जब कई बार शिल्पा को ज़्यादा गुस्सा आ जाती, कई बार मना करने के बाद भी वो सही तरीके से ड्रेसअप होकर नहीं आता था, तो शिल्पा उसको क्लास से बाहर भी निकाल चुकी थी। वह चुपचाप निकल जाता। फिर दूसरे दिन वही गंदगी और उनींदा सा व्यक्तित्व।
और अगले दिन फिर वही गंदी ड्रेस पहना हुआ और उनींदा सा, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई है, इस तरह का चेहरा लेकर वो क्लास में आ जाता। इधर कुछ दिनों से वह देर से स्कूल आने लगा था। प्रार्थना में खड़े होने का तो प्रश्न ही नहीं था, वह हाजिरी के समय भी नहीं रहता था, क्योंकि शिल्पा की वह अपनी कक्षा थी, वह कक्षा अध्यापिका थी, है ना। एक फिक्र सी भी रहती थी कि हर दिन उसकी हाजिरी नहीं हुई तो बोर्ड का इम्तिहान कैसे देगा। उसको इस बात की चिंता रहती थी कि गोपी जो स्कूल देर से आता है और उसकी अटेंडेंस नहीं डल पाती है, इस वजह से वो उसको शायद इम्तिहान देने ना मिले। एक तरकीब निकाली कि जाते ही पहले पढ़ाई और जब 5 मिनट शेष रह जाते तब हाजिरी। तो शिल्पा ने इस प्रश्न का भी एक हल निकाल लिया कि पहले ही वह अटेंडेंस या हाजिरी नहीं लेगी, जिससे गोपी जब लेट आएगा तो हाजिरी दे सकेगा। ठीक है, तरकीब तो काम आ गई, क्योंकि आधा कालांश बीत जाने पर वह आ ही जाता था। जो शिल्पा ने तरकीब भिड़ाई वो काम में आ गई, क्योंकि आधे पीरियड के बाद लगभग गोपी आ ही जाता था। डांट फटकार कर बैठा दिया जाता, लेकिन ऐसा भी कब तक, मतलब उसको डांट फटकार कर बैठा तो लिया जाता था, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। लेट आने का सिलसिला उसका रोज का होने लगा। कक्षा का छात्रों का अनुशासन फिर क्या रहा। यदि वो लेट आएगा तो कक्षा के दूसरे छात्र भी अनुशासन भंग करेंगे, तोड़ेंगे। एक ही छात्र को यह लाभ क्यों। उसने सोचा कि एक ही छात्र को ऐसा लाभ क्यों दिया जाए कि वो लेट आता रहे। उसे यह बात भी समझाई, लेकिन वह उसी रफ्तार से आता रहा। अवश्य आता अवश्य, लेकिन उसने लेट आना बंद नहीं किया, लेकिन आता जरूर था। भले ही लेट आए लेकिन विद्यालय जरूर आता था। एक बार अचानक उन्हें लगा कि पिछले 8 दिन से वह विद्यालय नहीं आ रहा है। एक बार अचानक शिल्पा ने इस बात पर गौर किया कि लगभग 8 दिन से वो स्कूल नहीं आ रहा है। यह एक नई बात थी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कोई अर्जी दी नहीं, कहीं बीमार पड़ गया क्या। शिल्पा ने सोचा कि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन कोई आवेदन भी नहीं आया कि वो बीमार हुआ कि क्या है। ठीक है, तो शिल्पा ने मन में सोचा कि कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया। सोमवार को अभ्यास के अनुसार जैसे ही उसकी कुर्सी पर दृष्टि गई कि उसे सही सलामत बैठा पाया, उसे देखते ही शिल्पा का क्रोध उमड़ पड़ा। और 8 दिन बाद जब सोमवार को पुनः विद्यालय प्रारंभ हुआ तो उसको अपनी कुर्सी पर बैठा देखकर शिल्पा को बहुत गुस्सा आया। क्रोध के आवेग के कारण न हाजिरी के लिए उसका नाम पुकारा, ना इतने दिन अनुपस्थित रहने का कारण पूछा। जब उसको इतना गुस्सा आया कि ना ही उसकी अटेंडेंस बोलेगी, मतलब अटेंडेंस में जो नाम बोलते ना बच्चों का, उस दिन शिल्पा ने गोपी का नाम नहीं पुकारा। और ना ही उससे ये कारण पूछा कि आप इतने दिन स्कूल क्यों नहीं आए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था उस पर। वह सदैव की तरह नीची दृष्टि किए किताब खोलकर बैठा रहा, और वो हमेशा की तरह नीची नजरें किए किताब खोलकर बैठा रहा। इसके बाद का कालांश पुस्तकालय का था। जो इसके बाद का पीरियड था वो पुस्तकालय का था। सारे छात्र चले गए, तब उसे कक्षा में ही रोक लिया, और इतनी देर से जो क्रोध दिमाग में को मथ रहा था, जब सारे छात्र चले गए इसके पुस्तकालय में, क्योंकि अगला जो कालखंड था वो पुस्तकालय का था, तो गोपी को वहीं रोक लिया। और जो जितना दिमाग में शिल्पा के क्रोध भरा हुआ था उसके प्रति, वह उस पर पूरी शक्ति से बरस पड़ा। एक चांटा कसकर मारते हुए बोली, तुम इतने ढीठ भी हो सकते हो, यह अभी जाना। उसने उसको एक चांटा मारा और उससे कहा कि तुम इतने ढीठ भी हो सकते हो, यह अभी जाना कि मैं जब तक ना पूछूं तुम कुछ बताने की जरूरत नहीं समझते। आने पर ना माफ़ी मांगी ना अर्जी दी, ऐसे आकर बैठ गए जैसे कक्षा में तुम्हारे घर की बैठक हो, है ना। जैसे ऐसे आकर बैठ गए, उसने कहा क्लास में जैसे तुम्हारे घर की बैठक हो, कि बिना कारण बताए गायब हो गए, बिना कारण बताए घर क्लास में आकर बैठ गए, है ना। तो स्कूल पोशाक पहले से ही ऐसी पहनते हो जैसे झाड़ंग हो। उसने कहा कि जो स्कूल की पोशाक, स्कूल की ड्रेस पहनते हो वो भी ऐसी है जैसे उससे झाड़ू लगाकर आए हो और उसको पहन लिया हो। आज वह भी नहीं, और आज तो वह भी नहीं पहन कर आए हो। हीरो बनकर आए हो कक्षा में, क्यों। और यह खिलाड़ियों की सी कैप, क्या हो गया है तुझको। जब शिल्पा ने गोपी से कहा कि आज तो तुम ड्रेस भी नहीं पहन कर आए हो, मतलब क्लास में हीरो बनकर आए हो, और कैप क्यों पहना है तुमने, क्या हो गया है तुझको। उसने पूछा उससे, क्या हो गया है तुम्हें, अभी नाम काटती हूँ, निकल जाओ इसी वक्त इस मनहूस लिबास के साथ। उसने कहा कि जो ये तुम कपड़े पहन कर आए हो इस लिबास के साथ बाहर हो जाओ, मैं अभी तुम्हारा नाम क्लास से काट देती हूँ। टोप लगाएंगे लाट साहब, और उसकी टोपी को
देखते हुए उसने कहा कि टोप लगाएंगे लाट साहब, कहकर झटके से उसी गुस्से वाली हालत में उसकी कैप खींच ली। अरे यह क्या! उसका सिर घुटा हुआ था, मतलब उसके सिर के बाल जो हैं वो बिल्कुल कटे हुए थे, मतलब वो गंजा हो चुका था, बाल ही नहीं थे उसके। और सदा चुपचाप सुनने वाला गोपी हिचकियाँ ले रहा था, मतलब रो रहा था। उन्हें तो जैसे किसी ने जादू से सुन्न कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लगा कि जैसे कोई चाबुक उनकी आत्मा को छील गया हो। जब शिल्पा ने देखा कि उसका जो सिर था वो मुड़ा हुआ था, तो उसको इस बात का अपराध बोध हुआ। उसको लगा कि ऐसे जैसे उस चाकू कोई उनकी आत्मा को छील गया हो, मतलब उनको बहुत खराब लगा कि उन्होंने गोपी को बिना कारण पूछे ही डांटा है। क्या हुआ बेटे? मुश्किल से वह बोल पाई। अब अपने अपराध बोध की भावना के कारण उसको उसके मन से, वो शिल्पा के मन से भी कुछ बात नहीं निकल पा रही थी। बड़े ही मुश्किल से उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बेटा? उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराकर फिर पूछा, बताओ गोपी, क्या हुआ बच्चे? कुछ बताओ ना, कुछ तो बताओ। गोपी ने जो यह अपनेपन की और प्यार भरे स्पर्श की गर्मी पाई तो जाने कब का रुका पानी आंखों की राह निर्बाध गति से बह उठा। जब शिल्पा ने उससे पूछा प्यार से कि कुछ तो बताओ, तो वह भावुक होकर रोने लगा। मैडम जी, मेरे पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए फूट फूट कर वह बिलख उठा। शब्द नहीं निकल सके। वह क्षण भर में ही खुद की दृष्टि में अपराधिनी सी हो उठी। सुबकते हुए उन्हें वे सारे उत्तर देने लगा जो प्रश्नों की तीखी नोकों की तरह वह उसे चुभाती थी। जब उसने बताया कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, तो शिल्पा को अपराध बोध सा ऐसा लगा जैसे वह किसी अपराधिनी की तरह उसके सामने खड़ी हुई। मतलब उसको लगा कि उसने उसके साथ, गोपी के साथ बहुत बुरा किया है। सुबकते हुए, मतलब रोते हुए गोपी ने उसके सारे प्रश्नों का जवाब दिया। दीदी, मैं बेहद गरीब घर का हूँ। उसने कहा कि दीदी, मैं बहुत ही गरीब घर का हूँ। मेरे पिता गांव में चिनाई का काम करते थे। उसके पिता गांव में मजदूरी करते थे। पिछले 5 वर्षों से वह क्षय रोग से पीड़ित थे और उसके पिता पिछले लगभग 5 साल से क्षय रोग से पीड़ित थे। अकेली माँ सड़क पर पत्थर की गिट्टियाँ तोड़ती थी। उसकी जो माँ थी वो ही घर में मजदूरी करके, कभी गिट्टियाँ तोड़कर, कभी घास काटकर, कभी लकड़ियाँ बीनकर घर का सारा खर्च चलाती थी। हम 2 भाई, एक बहन और बीमार पिता अपना कैसे गुजारा करते यह हम ही जानते हैं। उसने कहा कि हम 2 भाई और एक बहन और माँ, और उस पर भी बीमार पिताजी अपना घर का गुजारा कैसे करते हैं ये हम ही समझ पाते हैं, हम ही समझ सकते हैं। माँ कहाँ से लाती चमड़े के जूते, 2 जोड़ी स्कूल पोशाकें, बढ़िया साबुन और नील। उसने कहा कि माँ जो कि बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा मजदूरी करके करती, वो 2 जोड़ी चमड़े के जूते, 2 जोड़ी स्कूल पोशाकें और बढ़िया साबुन, तेल, नील आदि ये सामान कहाँ से लाती। एक सस्ती बट्टी देकर मुझसे कहती कि जा 1 महीने चलाओ, मतलब एक साबुन की टिकिया मुझको दे देती और मुझसे कहती कि इसको 1 महीने चलाना है। एक वक्त 2 रोटी बन गई, एक वक्त रोटी बन गई तो दूसरे वक्त भूखा रहना पड़ता। उसने अपने घर की हालत को बताते हुए कहा कि हम लोगों को तो कभी कभी एक दिन भर में एक बार खाना खाने के बाद दूसरे वक्त भूखे ही रहना या सोना पड़ता था। कब लगाता तेल? उसने कहा कि मैं कब तेल लगाता, कब नहाता, कब नाखून काटता और कैसे वक्त पर यहाँ आता। भूखी प्यासी रहने और पिता की देखभाल करते करते माँ इतनी कमज़ोर हो गई कि उससे मजदूरी भी नहीं हो पाती थी। उसकी माँ लगातार भूखी प्यासी रहने के कारण और मजदूरी करने के कारण बहुत निर्बल या कमज़ोर हो चुकी थी। कहाँ से, अब तो वो मजदूरी भी नहीं कर पाती थी, मतलब अब मजदूरी करने में भी वो अक्षम थी। कहाँ से बनती कच्ची पक्की रोटियाँ? उसने कहा कि जब माँ ही जो घर चला रही थी, अब वो भी मजबूरी के कारण मजदूरी नहीं कर पा रही थी, तो अब खाना कैसे बनता घर पर। इसीलिए दीदी जी, मैं सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक मजदूरी करता रहता। इसलिए मैंने 1 बजे से सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक मजदूरी करने का फैसला किया। एक साहब के बगीचे में पानी देता और 10 घरों में दूध की थैलियाँ और बाजार का सामान लाकर देता। इतना काम मैं करने लगा ताकि घर का खर्चा चल सके कुछ। तब यहाँ पागलों की तरह भागता, और इतना काम करने के बाद मैं अपने स्कूल पागलों की तरह भागता, मतलब
बहुत ही स्पीड से, द्रुत गति से भागता। सरकारी दवा में क्या मिलता है? वहाँ भी पैसा तो लगता ही है। उसने कहा कि सरकारी दवा में क्या मिलता है? वहाँ पर भी तो निश्चित रूप से पैसा देना ही पड़ता है। हाय हाय करते करते पिता गुजर गए। दीदी नाम मत काटिए, आपके घर का काम कर दिया करूँगा। उसने कहा कि रोग से पीड़ित दुख झेलते हुए पिता गुजर गए। उसने कहा दीदी जी आप मेरा नाम मत काटिए, मैं आपके घर का कोई ना कोई काम कर दिया करूँगा। यह वर्ष जैसे तैसे कुछ पास हो जाऊं, फिर कुछ बन जाऊंगा। उसने कहा कि जो 12th क्लास है मेरी, उसको मैं जैसे तैसे पास कर लूं, फिर कुछ बन जाऊंगा। जी हाँ दीदी जी, परसों पिता की 13वीं है। उसने कहा कि मेरे पिता की 13वीं है परसों, घर में कुछ नहीं है, 2-4 सगे संबंधी आए हुए हैं। एक घड़ी थी मेरे घर पर, वो भी टूटी फूटी पुरानी, समय तो बता ही देती थी लेकिन चलती जरूर थी, है ना। उसे बेचकर आज चाय पत्ती और दूध आलू देकर आया हूँ। उसने कहा कि उसको बेच दिया है, आज चाय पत्ती और दूध आलू देकर आया हूँ, मुझे क्षमा कर दें दीदी जी। और अपने किए पर उसने शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगी। यह सब सुनकर शिल्पा का मन हाहाकार से भर उठा। जब उसकी पूरी कहानी सुनी गोपी की, तो शिल्पा का मन जो है वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा जिंदगी, मन ही मन उसने कहा कि ज़िंदगी कितनी कठोर और निर्मम होती है। उसने ज़िंदगी का एक नया रूप देखा था, इसलिए उसने ज़िंदगी को बहुत ही कठोर और निर्मम बताया। भीतर ही भीतर वह कह उठी, तुम्हें क्या क्षमा करूं बेटे, तुम स्वयं मुझे क्षमा करना। उसने कहा कि मैं तुम्हें क्या क्षमा करूं, तुम स्वयं मुझे क्षमा कर दो। दूसरे दिन कक्षा में मेज पर पहले स्वयं मैंने 100 रुपये रखे। उसने अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने घर चली गई और गोपी भी अपने घर चला गया। दूसरे दिन सुबह से ही, जब पहले पीरियड की बात है, तो सबसे पहले आकर उसने मेज पर, अपनी कक्षा की मेज पर 100 रुपये रख दिए शिल्पा ने। फिर सभी छात्रों को पूरी बात बताई जो गोपी के साथ हुआ है। देखते ही देखते सारे बच्चों ने अपनी जेब खर्ची का ढेर लगा दिया और सारे बच्चों ने अपने पास जो पॉकेट मनी थी उसको वहाँ गोपी के लिए सौंप दिया। सारे बच्चे भावुक हो उठे, मतलब सारे बच्चों की गोपी के साथ सहानुभूति थी। सभी अपनी अपनी तरह से उसे प्यार, सांत्वना और आशाजनक तसल्ली दे रहे थे। जो सभी बच्चे थे उसको तसल्ली दे रहे थे कि गोपी घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। गोपी तो जैसे प्यार का अनमोल खजाना पा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे गोपी ने बहुत बड़ा खजाना प्राप्त कर लिया हो। अवसर की और बात, भाग्य की बात है, गोपी के पिता की 13वीं वाले दिन स्कूल में कुछ समारोह था। जिस दिन गोपी के पिता की 13वीं थी, उस दिन स्कूल में कोई समारोह होने वाला था और आधे दिन के बाद अवकाश, मतलब आधे दिन की छुट्टी थी। पता लगा कि पूरी कक्षा गोपी के घर पहुंच गई। उस आधे दिन की छुट्टी का उपयोग करते हुए कक्षा के सभी बच्चे गोपी के घर पहुंच गए और हाथों हाथ सारा सामान दिला दिया। और गोपी की पिता की 13वीं के दिन सारा सामान उसको दिला दिया। खाना पीना, पूजा हवन सभी कराकर और शेष रुपए गोपी की माँ को देकर बालक लौटे। कक्षा के सभी बच्चों ने खाना पीना, हवन पूजन सभी कराकर, सभी कार्य संपन्न कराकर, समाप्त कराकर, और जो बाकी रुपए बच्चे थे वो भी उसकी माँ को देकर अपने घर लौट आए। एक छात्र ने, जिसके पिता की घड़ियों की दुकान थी, एक सुंदर सी घड़ी गोपी को भेंट दी थी। एक छात्र था जिसके पिता घड़ियों की दुकान करते थे, मतलब वो घड़ियाँ बेचते थे, तो उसने एक घड़ी लाकर गोपी को भेंट कर दी, है ना, उपहार में दे दी। सभी उसकी फीस भरने, फॉर्म भरने और पढ़ाई की तैयारियों में ऐसे मदद करते थे प्यार से जैसे कि वह बहुत न्यारा मित्र हो। उसकी क्लास के सभी बच्चों ने उसकी हर तरीके से मदद की। किसी ने फीस भरी, किसी ने उसकी पढ़ाई में तैयारियां की, किसी ने उसका फॉर्म भरा। वह भी उसकी पूरी मदद करती रही। शिल्पा भी उसकी हमेशा पूरी मदद करती रही। वह अच्छे अंकों से जब पास हुआ तब पूरी कक्षा ने उसे उपहार, बधाई और मिठाई से लाद दिया। जब पूरी कक्षा में वह अच्छे नंबरों से पास हुआ तो उसको कक्षा के छात्रों ने बहुत सारी बधाइयाँ दी, उपहार दिए और मिठाई से उसको लाद दिया। क्या रिश्ता है कक्षा का और स्वयं उसका गोपी से? उसने बताया कि उसका, और उसके मन में प्रश्न आया कि कक्षा का और उसका गोपी से क्या रिश्ता है। एक गहरा रिश्ता, भावना का, मानवता का, सहयोग का और आपसी मेलजोल का। ये सब शिल्पा अपने मन में सोच रही थी। तब वह चली गई थी दूर प्राचार्य बनकर, और इसके बाद उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया और उसका प्रमोशन हो गया था। वह प्राचार्य बन गई थी, है ना, सेवानिवृत्त भी हो गई और आज यादों की ढेरी कुरेद कर फिर आ बैठा वह गोपी सामने। मतलब आज फिर से उस गोपी का पत्र आया, उसकी याद उसके सामने आ गई। लिफाफे को एक रखते हुए वह
शिल्पा बुदबुदा उठी, मतलब मन ही मन बोल उठी कि हाँ जरूर आऊँगी गोपी, बहू को आशीर्वाद देने जरूर आऊँगी। और शिल्पा ने भीगी पलकें पोंछ डाली और शिल्पा ने अपनी भीगी आंखों से आंसू पोंछते हुए उसको आशीर्वाद देने का वादा अपने आप से किया। तो ये थी हमारी कहानी। ये आप देख रहे हैं इसके शब्दार्थ, सही जोड़ी और रिक्त स्थान, इनको आपको लिखना है। इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा।